जी मीडिया के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर भरम दूर करने वाली कवरेज जारी है। जी मीडिया आपको कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डराएगा नहीं, बल्कि सच बताएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन का मतलब सर्दी जुकाम से ज्यादा नहीं है। जानकारों का कहना है कि ओमिक्रॉन से हार्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। इससे ज्यादातर लोगों में माइल्ड इन्फेक्शन ही देखा जा रहा है। तो फिर टेंशन क्यों ले, एहतियात बरतें और इसका मुकाबला करें। और आइए अब आगाज करते अपने खास बुलेटिन सलाम सुबह का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी ताकत के साथ दोबारा जीत के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन जीत तभी मिलेगी जब आदादोशुमार 200 सीटों के पार होगा। कोई चूक कहीं न रह जाए, इसको लेकर बीजेपी उम्मीदवारों के इंतखाब पर खासा ध्यान दिया जा रहा है और मीटिंग्स का दौर चल रहा है। बीजेपी से कौन होगा उम्मीदवार, 2017 को दोहराने की तैयारी पर जोर। खटेगा टिकट, काम जिनका कमजोर। लखनऊ से दिल्ली तक नामों पर चर्चा। सीट पर जो फिट वही भरेगा बीजेपी से पर्चा। 5 साल तक यूपी के इख्तिदार पर मुकम्मल अक्सरियत के साथ काबिज रही बीजेपी के लिए 2022 का इंतखाब अग्नि परीक्षा से कम नहीं, और यही वजह है कि उम्मीदवारों के इंतखाब पर पूरा जोर दिया जा रहा है। लखनऊ में बैठकें हो रही हैं, तो दिल्ली में बैठक के नताइज पर गौर-ओ-खौज होगा। 5 रियासतें दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार से बीजेपी ने लीडरान की टीम बुलाई है, जो उम्मीदवारों के इंतखाब के सर्वे का काम करेगी और अपनी रिपोर्ट सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को सौंपेगी। 100 मौजूदा एमएलएस का कटेगा टिकट। नहीं किया काम तो करना पड़ेगा आराम। रिपोर्ट कार्ड की बुनियाद पर मिलेगा टिकट। अवाम की राय तय करेगी एमएलए का टिकट। अवाम बताएगी नेताजी पास या फेल। 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी है जब पहले मरहले के लिए उत्तर प्रदेश की अवाम वोट डालेगी। लेकिन हड़बड़ी में बीजेपी किसी भी ऐसी गड़बड़ी की गुंजाइश को खत्म करने की कोशिश में है, जिसकी वजह से उसे 10 मार्च को आने वाले इंतखाब के नताइज के बाद पछताना ना पड़े। मुमकिन उम्मीदवारों की साख से लेकर उनका मुजरिमाना रिकॉर्ड तक खंगाला जा रहा है। कोशिश यही है कि पार्टी का सिंबल उसे ही मिले जिसकी जीत की गारंटी हो, लेकिन सियासत में गारंटी ही एक ऐसा लफ्ज है जिसकी कोई गारंटी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव ने नाम लिए बगैर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। मुलायम सिंह ने पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर कहा कि बीजेपी के सबसे बड़े लीडर को समाजवादी पार्टी की लाल टोपी से खतरा दिख रहा है। मुलायम जैसे मंझे हुए लीडर का लंबे अरसे बाद आए बयान पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। इंतखाबी ऐलान के बाद ये पहला मौका था जब समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। अपनी सदर को पार्टी ऑफिस में देख समाजवादी कारकुनान का जोश हाई था। नेताजी की एक झलक के लिए कारकुनान का हुजूम उमड़ा हुआ था। इंतखाब से पहले मुलायम सिंह का आशीर्वाद लेने के लिए कारकुनान पुरजोश दिखे। इंतखाब में पार्टी की लाइन लेंथ तय करने के लिए मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। यहाँ उनसे तमाम पार्टी ओहदेदारान ने मुलाकात की। साथ ही समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भी जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच इंतखाबी हिकमत अमली पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे के साथ साथ कुछ बड़े नामों को पार्टी में लेने के लिए भी दोनों लीडरान के बीच चर्चा हुई। अखिलेश यादव से चर्चा के बाद मुलायम सिंह ने कारकुनान को जीत का मंत्र दिया। कारकुनान को खिताब करते हुए मुलायम सिंह यादव अपने पुराने अंदाज में दिखे और बगैर नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। विचार करो कि आपके देश की जो समस्या है वो आपके लिए उम्मीद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी
पार्टी आएगी तो हमारे समाज का उत्थान होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारा किसान को भी लाभ होगा, नौजवानों को रोजगार या नौकरी मिलेगी, ये सब है। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर तंज कसते हुए मुलायम सिंह ने कहा कि बीजेपी के सबसे बड़े लीडर को लाल टोपी से परेशानी हो रही है। तो सबसे बड़े नेता बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाल टोपी खतरनाक है। लाल टोपी से परेशान हो गए, याद रखना, लाल टोपी से परेशान हो गए। इंतखाबी जंग में सपा के दिग्गज लीडर का ये पहला वार था जो सीधे पीएम पर निशाना साध रहा था, लिहाजा इस पर पलटवार होना भी लाजमी था। इधर बीजेपी के लीडरान ने मुलायम सिंह को घेरना शुरू कर दिया। उनकी तमाम जो उनकी मन में महत्वाकांक्षाएं थी, उन महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करने का काम किया। चुनाव आयोग गए थे मुलायम सिंह यादव जी कि उनकी पार्टी उनको वापस दे दी जाए। अखिलेश जी ने भरोसा भी दिलाया था कि चुनाव के बाद उनको अध्यक्ष पद वापस दे देंगे, लेकिन आज तक उनका इंतजार चल रहा है। मुलायम सिंह जी अपने लाल से परेशान है और दूसरों को लाल से परेशान होने की बात। बहरहाल लाल टोपी के बहाने मुलायम सिंह ने पीएम मोदी पर सियासी हमला बोला है। अब इस हमले के जवाब में बीजेपी के दिग्गज कैसे पलटवार करेंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मगरबी यूपी के कद्दावर लीडर इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। सपा में शामिल होने से पहले उन्होंने अपने हामियों की भीड़ जुटाई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। पुलिस इंतजामिया ने इंतखाबी ज़ाब्ते में भीड़ जुटाने के मामले को संजीदगी से लिया और थाना कुतुबशेर में इमरान मसूद के खिलाफ कई दफात में मुकदमा दर्ज किया गया है। से मशवरा किया है और मेरे साथियों ने इस बात के लिए ये मुझे इजाजत दे दी है कि हम लोग जाकर के अखिलेश जी से मिलकर के समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। वहीं उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि में फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 5 साल की हुसूलियाबियां गिनवाई। इस दौरान उन्होंने पिछली कांग्रेस हुकूमत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तब और अब में बहुत काम हुआ है। सीएम धामी ने कहा कि रियासत में कई स्कीम चल रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड को कई सौगात दी हैं। रियासत में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की स्कीम मंजूर हुई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में कल्याणी नाम की डीएफओ पर डंपर चलाए गए। हर जगह पर माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और जो हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हम देश के अग्रणी राज्य बनेंगे, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, उसको बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता हमारे कदम से कदम मिलाएगी, हमें अपना आशीर्वाद देगी और हम उस ध्येय को प्राप्त करेंगे। 2017 से लेकर 2022 तक लगभग 1 लाख करोड़ की योजनाएं यहाँ उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं और वो स्वीकृत हुई हैं, साथ में बहुत सारी योजनाएं उसमें से पूरी भी हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी जब देहरादून आए थे तो देहरादून में 18,000 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण शिलान्यास किया था और अभी हल्द्वानी जब आए थे तो 17,500 करोड़ की योजनाओं को उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कांग्रेस और करप्शन ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस के काले और खूनी पंजे को यहाँ जनता, हमारे देवभूमि की जनता निश्चित रूप से यहाँ की सत्ता से हमेशा, जैसे उनको 2017 में यहाँ से विदा किया था, इस बार उनको उससे भी और मिनिमाइज करने वाली है। बलरामपुर के समाजवादी पार्टी लीडर फिरोज पप्पू के कत्ल मामले में पुलिस ने सनसनीखेज इंकशाफ किया है। फिरोज पप्पू के कत्ल में सपा के ही साबिक रुकन पार्लियामेंट रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमी समेत कत्ल के 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सपा लीडर फिरोज के कत्ल का यह मामला इसी महीने की 4 तारीख का है। हफ्ते भर के अंदर ही पुलिस ने कत्ल की साजिश से पर्दा उठा दिया है। जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट के लिए टिकट की उनकी प्रबलता थी, वो बढ़ती जा रही थी और इस संबंध में वो चाहते थे कि जो सीट है वो इन्हीं के परिवार में रहे और बाहर ना जाए, मगर धीरे धीरे इनको लग रहा था कहीं सीट उनके हाथ से ना निकल जाए और इनकी प्लानिंग 1.5-2 महीने पहले प्लानिंग बनी थी। पूर्णतः है ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये
हत्या कारित कराई गई है और ये इंटर पार्टी डिस्प्यूट कह लें या कहते हैं आप उसको एक ईगो की लड़ाई कह लें, एक जो बाहुबली पहपूर से रहे हैं तो उसको ये साबित करने के लिए क्या कहते हैं, ये अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये घटना कारित की गई है। श्रीनगर के पीडीपी पार्टी दफ्तर में कई अहम शख्सियात ने पार्टी का दामन थामा। खुद पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने ज़ुहैब यूसुफ मीर और उनके हामियों का पार्टी में इस्तकबाल किया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया पर निशाना साधा। उन्होंने पीडीपी के उन 10 लीडरान का भी जिक्र किया जिनके खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल्स तोड़ने के इल्जाम में केस दर्ज किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कोरोना की पाबंदियां सिर्फ पीडीपी लीडरान पर ही नाफिज की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी की लड़ाई जारी रहेगी। पीडीपी जिस एजेंडे के ऊपर चली है, जो मुफ्ती साहब ने हमें विजन दिया है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से, इस खून खराबे से निकालना है, न सिर्फ जो हमारी खोई हुई बका है उसको बहाल करना है, बल्कि जो मसले कश्मीर भी है जिसकी वजह से यहाँ हजारों लोगों की जानें गई हैं, हजारों लोग शहीद हो गए हैं, हजारों बच्चे यतीम हो गए हैं, हजारों औरतें बेवा हो गई हैं, तो उस मसले को भी हल करने में पीडीपी का एक कलीदी रोल रहेगा। कि जब दूसरी जमातें करती हैं जलसे जुलूस तो उसमें कोविड नहीं होता है। जब पीडीपी फातेह खानी के लिए भी जाना चाहती है अपने कायद के मज़ार पे तो उस वक्त कोविड पैदा हो जाता है। तो अब क्या करें हम? शायद इनको डर लगता है, खौफजदा है हमसे, हमारी जमात से, क्योंकि हम सच बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनु सिन्हा ने आखिरी डोगरा राजा महाराज हरि सिंह के यौम पैदाइश पर हॉलीडे के मुतालबे पर गौर फिक्र करने के लिए इतवार को एक काउंसिल तश्कील करने की हिदायत दी है। इसके बाद राजपूत सभा की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। सभा की जानिब से एलजी का शुक्रिया अदा किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कन्नै गलबात हुई है, उन्हें अहीं आश्वासन दिता है। मैं इस मंच पर तुसें लोकें आखना चाहंग कि मी लगता है कि अस महाराजा हरि सिंह दी छुट्टी दी लड़ाई दी जिहड़ी पहली सीढ़ी है वो आज चढ़ी चुके हैं। जम्मू के लोगों का जिहड़ा महाराजे प्रति प्यार है जां जिहड़ी सच्ची श्रद्धांजलि है, मैं एलजी साहब भी आखूंगा कि अपना नाम सुनहरे अक्षरें में लिखाई लो। ये कुसा भी पार्टी का या कुसा भी लोगों का, ये सिर्फ जम्मू के प्रति महाराजा की जिहड़ी जम्मू के डोगरें की सच्ची श्रद्धांजलि है। जिहड़ी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जिहड़ा हो अस चाहगे कि महाराजा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। उन्होंने आश्वासन दे दिया है जो उन्होंने वो छुट्टी बड़ी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी। अब कोई महीनों सालों की बात नहीं है। जो युवा राजपूत सभा ने जो 8-10 साल से संघर्ष कर रही थी और उनकी मांग अब पूरी हो गई है। ये पूरे जम्मू कश्मीर के सारे जम्मू के लोगों, डोगरों को, सारे रीजन के लोगों को मुबारकबाद है। और हम चाहते हैं कि जो ये छुट्टी मिली है 23 सितंबर की, इसको दिवाली से भी बढ़ चढ़कर मनाया जाना चाहिए कि ये हमारे बड़ी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम ऑफिस से इस बात की जानकारी दी गई। फिलहाल सीएम नीतीश डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में है। सीएम ऑफिस ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। सीएम ऑफिस ने लिखा है कि सीएम नीतीश कुमार जांच में पॉजिटिव हो गए हैं और डॉक्टरों की सलाह पर वो होम आइसोलेशन में है। उन्होंने सभी से कोविड के मुताबिक एहतियात बरतने की अपील की। और सरकार 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम चला रही है और उसी मुहिम का हिस्सा है कोरोना वॉरियर, जो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कुदरत के इन मुश्किलात को भी पार करते जा रहे हैं। चाहे बर्फबारी हो या बारिश, ये परवाह नहीं करते। हर जानिब बर्फ और बर्फ के बीच चलते ये दो शख्स। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ से घिरे इन दो लोगों को देखकर पहली झलक में शायद आपको यही लगेगा कि कोई मकामी या सैलानी ट्रैकिंग कर रहे हैं, बर्फ में रास्ता बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बर्फ में होकर ये रास्ता तो बना रहे हैं, लेकिन ट्रैकिंग के लिए नहीं, बल्कि एक वायरस के खिलाफ जंग को मजीद मजबूत करने के लिए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आगे चल रहे शख्स ने पीपी किट पहन रखी है और पीछे चल रहे शख्स के हाथ में एक डब्बा है। दरअसल ये दोनों शख्स कोरोना वॉरियर्स यानी तिब्बी एहलकार हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं। कई फीट जमी बर्फ भी इन्हें रोक नहीं पा रही। सरकार 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की मुहिम चला रही है और उसी मुहिम का हिस्सा हैं ये लोग जो अपना फर्ज निभाने के लिए कुदरत की इन दुश्वारियों को पार करते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जमीन की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में गुज़िश्ता कई रोज से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर कुदरत ने एक अलग ही सजावट कर रखी है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से सैयाह आ रहे हैं। एक जानिब जहां बर्फबारी से सैयाह खुश हैं, वहीं दूसरी जानिब लोगों को बर्फबारी से काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कुदरत जब जमीन पर कोई कारीगरी करती है तो नज़ारे ऐसे ही नजर आते हैं, जो खूबसूरती के साथ साथ दिल जीत लेने वाले भी होते हैं। ये तस्वीरें हैं कश्मीर के श्रीनगर की। यहाँ हर शय एक ही रंग में रंगी नजर आती है और पहाड़ मानो किसी सफेद चादर में लिपटे हों। घर, सड़क, गलियां, मैदान, इन्हें देखकर लगता है कि जन्नत की हंसी वादियां बस यहीं पर हैं, या इन्हीं की खूबसूरती के लिए ही जन्नत जैसे लफ्ज बनाए गए हैं। और जन्नत की इन वादियों की खूबसूरती ऐसी है कि जिन्हें आंखें बस टकटकी लगाकर देखती ही रहती हैं, या यूं कहें कि नजर इन नजारों को छोड़कर कुछ और देखना ही नहीं चाहती। बर्फबारी ऐसी कि जिसे देखने के लिए सैयाह मीलों का सफर तय करके आते हैं। कश्मीर में हो रही लगातार भारी बर्फबारी से जहां आम लोगों को दिक्कतें तो हुई है, लेकिन यहां पर जो पर्यटक आए हैं वो इसे ऐसे समझ रहे हैं कि मानो उनकी मनोकामना पूरी हो, क्योंकि इस मौसम में जब भी पर्यटक कश्मीर आता है तो उसका एक ही ड्रीम होता है, वो ये होता है कि लाइव स्नोफॉल वो देखे। पहली बार आया हूँ यहाँ पर कश्मीर। आज मुझे यहाँ के पता चला कि ये इसे दुनिया की जन्नत क्यों कहा जाता है। ये स्नोफॉल देख के इट्स जस्ट लाइक कि एक ड्रीम है मेरा। जैसे ही कश्मीर में बर्फबारी होती है, ये पूरे मुल्क के सयाहों की पहली पसंद बन जाता है। दरख्तों पर जमी बर्फ पर जब धूप की पहली किरण पड़ती है तो ये बर्फ किसी शमशीर से चमक उठती है। बर्फबारी से पटी ये खूबसूरत वादियां मानो कह रही हैं कि दानिशमंदों, एक जन्नत यहाँ भी। और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ लेने के लिए सयाह मीलों दूर से आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। केरला से एकदम ऑपोजिट है। केरला में जितनी गर्मी है उतनी ठंडी यहाँ पे है। अभी 3 दिन से हो रहा है, तीनों दिन से हम यही एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आज शायद फ्लाइट भी डिले हो गई है। अब जरा इस घर को देखिए, खिड़की से लेकर छत तक सब जगह बर्फ की चादर है। माइनस टेम्परेचर से बचने के लिए लोगों ने खुद को घरों में कैद कर रखा है। लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए भी घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी का असर ट्रैफिक पर भी देखने को मिला। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बर्फबारी के सबब बंद हो गया है और बर्फबारी के सबब ही श्रीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर भी कई परवाजों को रद्द कर दिया गया। लेकिन इन सब से दूर बर्फबारी से पटी ये खूबसूरत वादियां मानो कह रही हैं कि दानिशमंदों, एक जन्नत यहाँ भी है। श्रीनगर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में भी गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे कई इलाकों में घर, गली और सड़कें सब बर्फ से ढक गए, तो कई इलाकों में बिजली खिदमत मुतासिर हुई। देवभूमि उत्तराखंड में गुज़िश्ता कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी के सबब घर, गलियां, सड़क सब बर्फ से ढक गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो रुद्रप्रयाग में किसी ने बर्फ की चादर बिछा दी हो। जहां भी आपकी नजर जाएगी, आपको बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। वहीं बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिसके सबब न सिर्फ गाड़ियां बल्कि लोगों को भी चलने में काफी परेशानी हो रही है। और बारिश और बर्फबारी के चलते केदारनाथ में टेली कम्युनिकेशन और बिजली सर्विसेज ठप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में रहने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। बर्फबारी के साथ ही तेज हवाएं चल रही हैं। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 से 6 फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बर्फबारी के चलते पिथौरागढ़ जिले में काला मुनी स्टेट रोड पूरी तरह से मुतासिर हो गया है, जिसकी वजह से कई मुसाफिर रास्ते में ही फंस गए हैं,
जिन्हें निकालने के लिए इंतजामिया लगातार कोशिश कर रहा है और लोगों से स्टेट हाईवे पर नहीं आने की अपील भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अफगानिस्तान के इख्तिदार पर काबिज तालिबान के तर्जुमान ने ईरान के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लीडरान से मुलाकात का दावा किया है, लेकिन इस दावे को NRF ने सिरे से खारिज कर दिया है। वाज़ेह हो कि मुलाकात का दावा पंजशीर में तसादुम के बाद किया गया है। तालिबान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी और हेरात सूबे के साबिक गवर्नर इस्माइल खान ने तेहरान में मुलाकात का दावा तालिबान के ट्विटर हैंडल पर किया है। इस दौरान तालिबान ने यह भी वादा किया कि शिया तबके से भी कुछ लोगों को फौज में शामिल किया जाएगा, जिसमें जनरल भी शिया तबके से ही होगा। बता दें आपको कि कल ऐसी खबर थी कि तालिबान के वजीर खारजा की क़यादत में तालिबान का वफ्द ईरान पहुंचा है। इस दौरान कई अहम मौज़ूआत जैसे सियासी, माशी के अलावा सरहद पर बाहमी मुज़ाकरात हुई है। गौरतलब है कि मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। जी सलाम के मुआविन चैनल व्योन के नुमाइंदे अनस मलिक की ये रिपोर्ट जरा देखिए। Well, in a significant development in Afghanistan, the leaders of resistance, Ahmad Massoud and Ismail Khan, have met the Taliban in Tehran. The high-level Taliban delegation was visiting Iran on the invite of the Irani government, and reportedly they have talked about issues at hand. The Taliban have said that have invited Ahmad Massoud back to the fold, and other resistance leaders saying that it is now a free country. There have been talks that have been claimed by the Taliban. The NRF is yet to come out with a statement, but what sources tell me is that the IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, they were the ones mediating this meeting. Anas Malik, Islamabad, Pakistan, for WION, World is One. और सोहेल अहमदी नाम का एक बच्चा महज 2 महीने की उम्र में 19 अगस्त को काबुल से लापता हो गया था। दरअसल ये तब हुआ जब अमेरिकी फौजियों की वापसी के बाद हजारों की तादाद में अफगान फौजी किसी भी तरह अपना मुल्क छोड़कर बाहर चले जाना चाहते थे। अब जाकर वो नन्हा बच्चा अपने वालिदैन के पास पहुंचा है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा बच्चा 2 माह की उम्र में काबुल में मची भगदड़ के दौरान अपने कुनबे से बिछड़ गया था। इस मासूम को उसके वालिद ने एयरपोर्ट पर मौजूद भीड़ से बचाने के लिए अमेरिकी फौजियों के हाथ में सौंप दिया था। फौजियों के साथ बच्चे का कुनबा भी अमेरिका चला गया, लेकिन ये बच्चा उनसे बिछड़कर अफगानिस्तान में ही रह गया। अफगानिस्तान में जारी तशद्दुद और लूटपाट के बीच फंसा ये बच्चा आखिरकार अब अपनों को वापस मिल गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सोहेल अहमदी नाम का ये बच्चा महज 2 माह की उम्र में 19 अगस्त को काबुल से लापता हो गया था। उस वक्त अमेरिकी फौजियों की वापसी के बाद हजारों की तादाद में अफगान शहरी किसी भी तरह अपना मुल्क छोड़कर गैर मुल्क जाने के लिए बेताब थे। काबुल एयरपोर्ट के आसपास हालात इतने बिगड़ गए थे कि भीड़ को काबू करने के लिए अमेरिकी फौजियों को तब हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। काबुल एयरपोर्ट पर यह बच्चा 29 साल के एक टैक्सी ड्राइवर को मिला था। टैक्सी ड्राइवर इस बच्चे को अपने घर ले गया और पूरी देखभाल की। तकरीबन 2 माह की बातचीत के बाद तालिबान पुलिस ने इस बच्चे को आखिरकार उसके कुनबे को सौंप दिया। इस बच्चे के रिश्तेदार ही अभी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बचे हैं। वो बच्चे को वापस पाकर बहुत खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।